Hello everyone, welcome to the Jonas IN. As you know, current affair is a very much important topic in the WBCS and UPSC as well. So, in today's class, we'll discuss about the one of the most important topic of 2025, which is very much important, but it is controversial and political also. So, today our topic to be discussed is Waqf Amendment Bill 2024 and the new Waqf Law 2025. As you know, this type of topics are political and controversial. But in case of answer writing, you have to remember one thing. You need to convey your thoughts, your views in a complete, unbiased and apolitical way. So in today's topic, in today's class, we'll discuss the whole topic, we'll discuss the whole thing about work, but in a unbiased and apolitical way. So let's start. Okay. Before starting the topic, we'll see what will be our contents, what will be our subtopics to be discussed. So, first we'll discuss about the meaning of the work, the meaning of the work, waqif and meaning of the Waqf, Waqif and Mutawali, Waqf Board and Waqf Council, origin of Waqf, and then we'll see the situation of Waqf in India and in other countries. And then we'll see the legislative changes which has been done to administer the Waqf properties. And then we'll see about the loopholes of the previous act which has been changed in recent times, and then we'll see the types of issues which were faced by the people for the loopholes of the previous act. Then we'll see the new bill and its timeline, and then we'll do a comparative study between the older one and the newer one to see the loopholes of the previous act and to see the changes which have been done in the new act. Okay, so let's start. Okay, so at first we'll see what is the meaning of वक्फ. वक्फ का मतलब क्या होता है? बेसिकली वक्फ एक प्रॉपर्टी है जो कि वक्फ एक प्रॉपर्टी है जो कि डेडिकेट किया जाता है इस्लामिक लॉ पे. ये एक प्रॉपर्टी है जो डेडिकेट किया जाता है अल्लाह के नाम पर फॉर द चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस. ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी होता है ये होता कैसे? ये बेसिकली मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकते हैं. और अगर मान लो बहुत दिन से, बहुत सालों से कोई प्रॉपर्टी कोई भी जगह रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो वो जगह को भी हम ये मान लिया जाएगा कि वो वक्फ के प्रॉपर्टी है, चाहे उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो या ना हो. ये मान लिया जाएगा कि वो जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ के प्रॉपर्टी है. ओके, नेक्स्ट, ये जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होते हैं ये परमानेंट होते हैं. इस परमानेंट होने की वजह से इसको आप रिवोक नहीं कर सकते. अगर मान लो कोई भी जगह वक्फ प्रॉपर्टी में आ गया है तो इसको वापस नहीं लिया जा सकता. इस वजह से इसको कहा जाता है वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ. एंड जैसे प्रॉपर्टी का जब कोई डील होता है, हम लोग जैसे सेल डीड, गिफ्ट डीड, ऐसे डीड करते हैं. ये वक्फ प्रॉपर्टी दिया जाता है, ये डीड से भी दिया जा सकता है या फिर ये मान लो कोई भी डिक्लेरेशन के थ्रू भी दिया जा सकता है. मतलब डॉक्यूमेंटेशन हो तो भी चलेगा, ना हो तो ये मान लिया जाएगा कि ये वक्फ के प्रॉपर्टी है अगर वो बहुत दिन से रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज हो रहा है. अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाकिफ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुतावली. ये वाकिफ एंड मुतावली होता क्या है? बेसिकली जो वक्फ क्रिएट करते हैं उसको कहा जाता है वाकिफ. एंड जो वक्फ क्रिएट करते हैं उनके लिए कुछ फीचर और क्राइटेरिया दिया गया है. एज प्रीवियस एक्ट, जो वाकिफ होते हैं वो मुस्लिम होना चाहिए, और उस साथ साथ अगर मुस्लिम ना हो तो भी चलेगा. इस्लाम में बिलीफ और फेथ उनका होना चाहिए, तो उनको वाकिफ कहा जाएगा और जो प्रॉपर्टी देंगे. ओके, नेक्स्ट आते हैं जो वाकिफ होते हैं वो साउथ माइंडेड होना चाहिए एंड एडल्ट होना चाहिए. ओके, देखो जब ये प्रॉपर्टी दिया जाता है तो प्रॉपर्टी किसको दिया जाता है? अल्लाह के नाम पे दिया जाता है प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक जन होना चाहिए.
तो उनको कहा जाता है मुतावली। तो मुतावली तब अपॉइंट किया जाता है टू रेगुलेट दैट प्रॉपर्टी, टू मेंटेन दैट प्रॉपर्टी, जिनका काम होता है क्या, जो कि प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करना, एंड ही इज डायरेक्टली आंसरेबल टू द स्टेट वक्फ बोर्ड। अभी हम लोग देखेंगे कि ये स्टेट वक्फ बोर्ड होता क्या है। तो देखो, स्टेट वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल एंड वक्फ ट्राइब्यूनल के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज सेंट्रल वक्फ काउंसिल। सेंट्रल वक्फ काउंसिल एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी होता है, एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो बॉडी है, इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ वक्फ के प्रॉपर्टी को रेगुलेट करना, बट वो वक्फ के प्रॉपर्टी को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। सो देखो, इट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल द वक्फ प्रॉपर्टी, ठीक है। स्टेट वक्फ बोर्ड में आते हैं, जैसे आपने देखा सेंट्रल वक्फ काउंसिल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी है। अब हर एक स्टेट में एक एक स्टेट वक्फ बोर्ड होता है, जिनका काम ये होता है कि वक्फ के प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, होल्ड करना, मैनेज करना एंड प्रोटेक्ट करना। और हर एक स्टेट में ये स्टेट वक्फ बोर्ड होता है, एंड इंडिया में अभी करीबन 30 के आसपास वक्फ बोर्ड है। टोटल वक्फ बोर्ड है इंडिया में अभी 32। अच्छा, ये वक्फ के प्रॉपर्टी से लेकर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह आ गया, तो वो डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करेंगे? डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है वो है वक्फ ट्राइब्यूनल। वक्फ ट्राइब्यूनल एक एक्सक्लूसिव जुडिशियल बॉडी है, जिनका वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होते हैं। कोई भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को छोड़ के हम वक्फ के डिस्प्यूट हाई कोर्ट या फिर किसी दूसरे कोर्ट पे लेकर नहीं जा सकते। अच्छा, चलो अभी हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वक्फ ट्राइब्यूनल का फंक्शन क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सारे जो वक्फ के डिस्प्यूट हैं, डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करते हैं ये वक्फ ट्राइब्यूनल, एंड उसके साथ साथ वक्फ के लॉ एंड गवर्नेंस को एनफोर्स करते हैं, एंड वक्फ मैटर के ऊपर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल का होता है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि ये जो वक्फ है, इसका कॉन्सेप्ट आया कहां से, इसका ओरिजिन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में वक्फ बहुत पहले से ही था। दिल्ली सल्तनत के पहले से ये वक्फ का कॉन्सेप्ट इंडिया में हुआ करता था, पर दिल्ली सल्तनत के टाइम में ये वक्फ के जो प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। इसके बाद देखा गया कि इंडिया में दिल्ली सल्तनत के बाद धीरे धीरे इंक्रीज होते होते अभी तक वक्फ के प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है। अभी हम देखेंगे कि इंडिया में करंट सिचुएशन क्या है, कि कितने प्रॉपर्टी है वक्फ के अंडर है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इंडिया में वक्फ बोर्ड के डायरेक्टली कंट्रोल में करंटली जो कंट्रोल में है वो 8.7 लाख प्रॉपर्टीज है, जिसमें 9.4 लाख एकड़ एरिया आते हैं, एंड उसके साथ साथ इंडिया, इसका जो पूरा एस्टिमेटेड वैल्यू है वो वैल्यू कितना है? 1.2 लाख करोड़ इसका एस्टिमेटेड वैल्यू। ओके, इसके साथ इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट वक्फ लैंड ओनर बन जाते हैं। अब आते हैं जो वक्फ बोर्ड के जो इंडिया में है, वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है आफ्टर द आर्म्ड फोर्सेस एंड इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे एंड आर्म्ड फोर्सेस एंड इंडियन रेलवे के बाद वक्फ के पास इंडिया में सबसे ज्यादा लैंड है, ठीक है। अच्छा, आते हैं कि इनमें जैसे हमने पहले स्लाइड में ही देख लिया, वक्फ का जो प्रॉपर्टी होता है वो मूवेबल इमूवेबल दोनों टाइप का होता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब मान लो जमीन, ये सब कुछ इमूवेबल होता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना है? वक्फ बोर्ड के पास अभी करंटली 8.7 लाख इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एंड मूवेबल प्रॉपर्टी कितना है? वो है 16,713, जिसमें डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड है ओनली 3.3 लाख। मतलब मान लो कि हमारे जो इंडिया में वक्फ के प्रॉपर्टी 8.7 लाख है, तो रिकॉर्ड कितना है? 3.3 लाख, मतलब हाफ से भी कम रिकॉर्ड है। अब देखते हैं कि कौन से स्टेट में वक्फ के प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। ये इंडिया टुडे का द्वारा पब्लिश किया हुआ एक पिक्चर है, जिसमें दिखाया गया है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ होल्डर है, वक्फ लैंड है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं वेस्ट बंगाल, एंड देन उसके बाद आते हैं पंजाब। ये तीन इंडिया में सबसे ज्यादा वक्फ होल्डर है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि
क्या सारे इस्लामिक कंट्री में कि ये वक्फ के कॉन्सेप्ट, वक्फ बोर्ड के कॉन्सेप्ट है? तो बेसिकली ऐसा नहीं है। जैसे इस्लामिक कंट्री टर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनिशिया एंड इवन इन इराक में भी वक्फ बोर्ड जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया ना कि पहला सिर्फ ऐसे कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा अर्बन लैंड ओनर के हिसाब से वक्फ है, उसके साथ साथ इंडिया एक ऐसा देश है जो ये सारे वक्त के प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए टाइम टाइम में अलग अलग लॉज बनाए हैं। तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या लॉज इंडिया में लाया गया है एंड क्या क्या चेंजेस इसमें हुआ है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग कि लेजिस्लेटिव चेंजेस एंड डेवलपमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वक्फ। अच्छा, अब सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बहुत पहले 1913 में पहली बार इंडिया में वक्फ के प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम है द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कोई भी मुसलमान अपने फैमिली, अपने सक्सेसर के बेनिफिट के लिए या फिर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसी चीज को और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी प्रोवाइड करने के लिए 10 साल बाद दूसरा एक एक्ट लाया जाता है जिसका नाम है द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। ठीक है, अब उसके बाद 1930 में ये जो पहला एक्ट है 1913, इसको एक लीगल बैकिंग प्रोवाइड किया जाता है। किसके तहत? द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 के तहत। अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। उसके बाद 1954 में इंडिया में पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद वक्फ के प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसका नाम है द वक्फ एक्ट 1954। अच्छा, इसमें क्या क्या? इसमें सबसे पहले जो स्टेट वक्फ बोर्ड है इसको क्रिएट किया गया एंड जो कि सारी वक्फ के प्रॉपर्टी को ओवरसी करेंगे, रेगुलेट करेंगे। उसके साथ साथ जो वक्फ मैनेजमेंट है, वक्फ मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया। नेक्स्ट उसके बाद सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया। इसके तहत कौन से साल में? 1964 में। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड जो है ये दोनों ही एक लीगल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, अच्छा, ये सेंट्रल बॉडीज एंड स्टेट बॉडीज क्या करेंगे? वक्फ बोर्ड के अंडर जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो सब कुछ को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये 1954 के एक्ट को बहुत बार अमेंड किया गया। 1959 में, 64 में, 69 में एंड 84 में अमेंड किया गया एंड वेरियस चेंजेस इनमें इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंट्रोवर्शियल एक्ट विच इज वक्फ एक्ट 1995। अच्छा, वक्फ एक्ट 1995 में क्या होता है? ये जो प्रीवियस एक्ट था 1954 का एक्ट, इसको रिपील कर दिया जाता है एंड इसके साथ ही साथ इसमें कुछ अमेंडमेंट भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अमेंडमेंट्स क्या है? तो सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था किस लिए? ये लाया गया था वक्फ के प्रॉपर्टी को गवर्न करने के लिए एंड एडमिनिस्टर करने के लिए, जिसके साथ ये एक्ट इंडिया में वक्फ काउंसिल, स्टेट वक्फ बोर्ड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मुतावली की ड्यूटी को रिडिफाइन करते हैं, इनके ड्यूटीज को बहुत अच्छे से बताते हैं। ओके, इसके साथ ये वक्फ ट्राइब्यूनल क्रिएट होता है। अब तक हमने देखा 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल, उसके बाद स्टेट वक्फ बोर्ड क्रिएट हुआ। अब वक्फ के रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट के लिए क्रिएट हुआ क्या? वक्फ ट्राइब्यूनल, जिसका पावर होगा सिमिलर टू द सिविल कोर्ट्स। एंड ये कहा गया कि सारे ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है वक्फ के डिस्प्यूट के रिलेटेड, वो डिसीजन क्या होगा? फुल एंड फाइनल होगा एंड कोई स्पेशल केसेस को छोड़ के इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोई भी सिविल कोर्ट पे। ओके, तो आपको एक चीज याद रखना है कि एक्सेप्ट द स्पेशल केसेस, द स्पेशल केसेस
कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को छोड़ के इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो 1995 के एक्ट है इसको 2024 में अमेंड किया गया। 2024 में अमेंड करने के लिए बिल लाया गया, पर ये पहली बार नहीं है। 1995 के एक्ट को इससे पहले भी एक बार अमेंड किया गया था। कब किया गया था? 2013 में इसको एक बार अमेंड किया गया था। अच्छा, ये 2013 का जो अमेंडमेंट होता है ना, ये पूरा बेस्ड होता है एक कमिटी के रिपोर्ट के ऊपर। पहले हम वो कमिटी के रिपोर्ट देखेंगे, फिर उसके बाद इसमें क्या क्या चेंज किया गया वो समझेंगे। तो ये कमिटी का नाम है सच्चर कमिटी। सच्चर कमिटी को 2005 में बिठाया गया था ऑन द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर। सच्चर कमिटी ने बहुत ज्यादा वक्त रिगार्डिंग सारी मैटर पे इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन पे आया एंड बोला कि अगर वक्त के प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से मैनेज किया जाए, रेगुलेट किया जाए, तो यहाँ से मिनिमम 10% रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। लगेगा भाई ये कैसे? तो बेसिकली जो वक्फ के प्रॉपर्टी है ये रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज तो होता है एंड इसको फर्दर हम सेल ट्रांसफर ये सब कुछ नहीं कर सकते, पर इससे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और वो रेवेन्यू किसमें लगाया जाता है? मुस्लिम समाज के इंप्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो रेवेन्यू लगाया जाता है। अभी आपके जो वक्फ के पास कितने प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी तो है 8.7 लाख, पर इसके वैल्यू अब कितने पड़े? इसके वैल्यू थे 1.2 लाख करोड़ इसके वैल्यू है। इसके 10% रेवेन्यू जनरेट होगा तो कितने हो जाएंगे? टोटल 12,000 करोड़ हो जाएंगे। इसके टोटल रेवेन्यू इससे जनरेट हो जाएंगे। देखो ये 12,000 करोड़ को अगर हम किसमें यूज करें, ये 12,000 करोड़ को अगर हम अच्छी तरीके से मुसलमान समाज के डेवलपमेंट के लिए काम में लगाए तो सोचो उनके कितने ज्यादा डेवलपमेंट हो सकते हैं। अच्छा, इसलिए उन्होंने बताया कि भाई इसलिए हमें वक्फ बोर्ड के जो काम है उसमें कुछ चेंजेस लाना होगा। क्या क्या रिकमेंडेशन दिया वो देखेंगे। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि मुतावली के जो रेगुलेशन है, फंक्शन है, उसको अच्छे तरीके से रेगुलेट करना चाहिए, उसमें एफिशिएंसी लाना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा रिकॉर्ड के मैनेजमेंट एफिशिएंटली होना चाहिए। उसके साथ साथ कहा भाई सारे वक्फ बोर्ड के मेंबर जो है वो मुस्लिम होते हैं, पर यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज के हिसाब से दो नॉन मुस्लिम को इंक्लूड किया जाए। इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम किसके हिसाब से? टेक्निकल एक्सपर्टाइज के हिसाब से, ताकि ये जो वक्फ के मैनेजमेंट हो वो अच्छी तरीके से हो सकते। उन्होंने इसके साथ साथ ये कहा कि 2 विमेन मेंबर भी इंक्लूड किया जाए ताकि विमेन मुस्लिम हेयर जो है वो अपने राइट से पीछे ना रह जाए। उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि स्टेट वक्फ बोर्ड एंड सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए एंड उसके साथ बोला कि जो वक्फ के प्रॉपर्टी है उसको फाइनेंशियल ऑडिट स्कीम के अंदर लाना चाहिए। तो ये कुछ उनके रिकमेंडेशंस थे। जिस रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया क्या? द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। चलो एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया था। तो देखो इसमें चेंजेस किया गया था कि 3 मेंबर का एक वक्फ ट्राइब्यूनल बनाया गया जिसमें एक जज मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट रहेंगे। उसके साथ ये कहा गया 2 विमेन मेंबर रहेंगे किसमें? स्टेट वक्फ बोर्ड में। एंड उसके साथ कहा गया कि वक्फ के प्रॉपर्टी के फर्दर सेल और फर्दर ट्रांसफर वगैरह नहीं हो सकते। ये पूरे एक्ट ना पास भी हो चुका था, एक्ट बन भी चुके थे, बट इम्प्लीमेंटेशन के दौरान इसमें देखा गया कि ये जो एक्ट है ये अभी मुस्लिम के इंप्रूवमेंट के लिए पूरी तरीके से काम में नहीं आ सकता। तो जिस वजह से कुछ दूसरे कारण से भी, पॉलिटिकल इश्यूज से भी बाद में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इन्फोर्समेंट नहीं किया गया। ठीक है, और बाद में जाकर 2024 में इसको चेंज करने के लिए 1995 के एक्ट को चेंज करने के लिए कुछ प्रोविजंस लाया गया। अच्छा, आप लोग जानते हो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए एंड दूसरे एग्जाम के भी लिए। एंड रिसेंटली आपके लिए जैसे आपको पता है डब्ल्यूबीपीएससी ने अपना
जो सिलेबस है वो अपडेट कर चुका है एंड अपडेट करके यूपीएससी जैसा सिलेबस सेम पैटर्न कर चुका है। तो इसलिए द ध्रुनास आपके लिए गुड न्यूज लेके आए हैं। द ध्रुनास शुरू कर रहे हैं यूपीएससी के कोचिंग एंड जिसके साथ आप डब्ल्यूबीसीएस के कोचिंग भी मिल जाएंगे। देखो बेसिकली अगर आप आज यूपीएससी के लिए डिटेल में पढ़ना शुरू कर दोगे तो डब्ल्यूबीपीएससी के लिए, डब्ल्यूबीसीएस के लिए आपको एक्स्ट्रा करके पढ़ने की कुछ जरूरत ही नहीं है। एक ही कोचिंग में आप 2 एग्जाम दे सकते हो, यूपीएससी भी दे सकते हो, डब्ल्यूबीसीएस भी क्लियर कर सकते हो। तो इसलिए आप द ध्रुनास के साथ जुड़ो। जैसे यूपीएससी के लिए दिल्ली वाला एक वाइब होता है, तो ऐसे दिल्ली वाला वाइब अभी आपको नॉर्थ बंगाल में भी मिलने वाला है, क्योंकि द ध्रुनास आपके लिए यूपीएससी एक अफोर्डेबल कोर्स में यूपीएससी का कोचिंग लेके आ रहा है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेंगे। देखो जिसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अच्छा खासा गाइडेंस मिल जाएंगे, एसे राइटिंग्स, इंटरव्यू गाइडेंस, आंसर राइटिंग के गाइडेंस मिल जाएंगे, और ये सब कुछ आपको करवाएंगे स्पेशल फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली, कोलकाता एंड शिलीगुड़ी, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टीज है। तो अगर आप ये यूपीएससी के कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, और दिस इज द एड्रेस ऑफ द ध्रुनास। आप यहाँ पे आकर कांटेक्ट भी कर सकते हो। याद रखना ये सब कुछ आपको बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स में मिलेंगे, और अभी आपको यूपीएससी के कोचिंग के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। आप शिलीगुड़ी पे बैठकर, नॉर्थ बंगाल पे बैठकर आप अच्छे तरीके से अपना कोचिंग कर सकते हो। अच्छा, अभी हम टॉपिक पे वापस आते हैं, देखते हैं अगले स्लाइड में क्या कहा गया है। अच्छा, तो देखो कि ये जो 1995 के एक्ट था, इसमें कुछ लूप होल्स थे। इस लूप होल्स के कारण ही इसको बार बार चेंज करने की कोशिश किया जा रहा था। तो ये लूप होल्स क्या था हम समझेंगे। पहले लूप होल्स मेरे हिसाब से ये था कि डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज बाय नॉन मुस्लिम। अब तक ओल्ड एक्ट के मुताबिक ये होता था कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों ही प्रॉपर्टी डेडिकेट कर सकते थे वक्फ के लिए। ये एक प्रॉब्लम था। दूसरा था वक्फ बाय यूजर, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंटेशन ना हो फिर भी कोई भी जगह बहुत दिन से अगर चैरिटेबल या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए यूज हो रहा था तो वो जगह ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि वक्फ के प्रॉपर्टी है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता था। हम देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक सर्वे कमिश्नर। सर्वे कमिश्नर था तो एक स्टेट गवर्नमेंट का बॉडी जो अपॉइंट करते थे स्टेट गवर्नमेंट। इनका काम क्या होता? इनका काम होता था इंडिया में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी है इसके ऊपर सर्वे करना एंड इसका एक रिकॉर्ड पब्लिश करना। पर प्रॉब्लम यह है कि मिसमैनेजमेंट के कारण से सर्वे कमिश्नर अपना काम ठीक से नहीं कर पाते थे एंड टाइम पे नोटिफिकेशन वगैरह ये जारी नहीं हो पाता था। सर्वे कमिश्नर का काम ये होता था कि ये पूरे वक्फ के प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के बाद, मतलब वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टिगेट वगैरह करने के बाद ये एक ऑफिशियल गैजेटेड नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जिस नोटिफिकेशन के तहत ये कहा जाएगा कि करंटली कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जो वक्फ के अंडर आते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था? अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम था जो कि ट्राइब्यूनल इशू। देखो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें कुछ प्रॉपर्टीज का नाम है कि वो कौन से प्रॉपर्टी वक्फ के अंडर है। अब उसमें जो अगर डिस्प्यूट हुआ तो डिस्प्यूट के लिए सॉल्व करने आप जाओगे कहाँ? ट्राइब्यूनल पर जाओगे। बट द प्रॉब्लम इज ये ट्राइब्यूनल जो डिसीजन देगा दैट विल बी फाइनल एंड इसका कोई भी जुडिशियल ओवरसाइट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को छोड़कर आप लोग ये ट्राइब्यूनल के जो वर्डिक्ट दिया गया, ट्राइब्यूनल के जो डिसीजन है इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा, बात है ये जो डिस्प्यूट वगैरह होता है जिसके लिए आप जाओगे कहाँ पर, जिसके लिए आप जाओगे बेसिकली ट्राइब्यूनल पे, वो जाना है आपको 1 साल के अंदर। तो ये जो लिमिटेशन पीरियड है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक। हाँ, तो 1 साल के अंदर अगर आप डिस्प्यूट को सॉल्व करने ट्राइब्यूनल के पास पहुंचोगे तो डिसीजन उसके रिगार्डिंग ट्राइब्यूनल देगा। अगर 1 साल से ज्यादा हो गया तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वक्फ के अंदर चले आएंगे। इस पे फार्दर कोई भी डिसीजन वगैरह, फार्दर कोई भी जजमेंट वगैरह नहीं दिया जाएगा। ओके, तो ये कुछ लूप होल्स था जो प्रीवियस एक्ट का था जिसको चेंज किया गया है। इस लूप होल्स के बेसिस पर हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो इंडियन को फेस करना पड़ता था। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल से हम समझेंगे। 2 एग्जाम्पल, एक है तमिलनाडु के एक विलेज के एग्जाम्पल और एक है एसएमसी सूरत म्युनिसिपल केस का एग्जाम्पल। तो तमिलनाडु में एक विलेज था जिसका नाम था तिरुचिंतराई विलेज
एंड ये तिरुचिंतराई विलेज 1956 में नवाब अनवरुद्दीन खान ने ऑलरेडी वक्फ में दान कर चुका था, पर इसका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह थे नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि इस विलेज पर एक जमीन था, एक फार्मर राजा गोपाल का। राजा गोपाल को अपने लोन को रीपे करने के लिए जमीन को बेचना था, पर प्रॉब्लम ये हुआ क्योंकि ये वक्फ बोर्ड के अंडर आते हैं तो ये राजा गोपाल अभी बेच नहीं सकते, तो ये एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। ये डिफरेंट जगह पर ये प्रॉब्लम हो रहा था कि ताकि कोई जमीन या फिर कोई भी जगह वक्फ बोर्ड के अंदर है तो अभी फर्दर इसको बेचा नहीं जा सकता, सेल इसका नहीं होगा क्योंकि ये इररिवोकेबल होता है एंड इसका फर्दर सेल वगैरह नहीं होता है। अच्छा, अभी दूसरा केस हम समझते हैं, ये क्या है? ये है सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस। बेसिकली सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो जगह है ना, वो सडनली गुजरात वक्फ बोर्ड ने क्लेम करने लगा कि भाई ये उसका जगह है। तो ऐसा हुआ था, मुगल टाइम से सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला जगह हज पिलग्रिम के लिए एक रेस्ट हाउस की तरह यूज होता था एंड इस वजह से वो जगह एज चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए यूज हो रहा था, तो मतलब वो आ गया किसके पास? वो आ गया वक्फ के पास। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई जब मुगल पीरियड तो चला गया, अब वो जगह कहा गया? ब्रिटिश के पास गया। ब्रिटिश के बाद वो कहाँ आया? वो इंडियन के पास है, इंडियन गवर्नमेंट के पास। बट प्रॉब्लम ये हुआ इसके कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया गया एंड इस वजह से वक्फ ये क्लेम करने लगा कि ये जगह उसका है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होते हुए भी वक्फ क्लेम किया कि ये जगह उनका है। तो इस वजह से ऐसे टाइप का कुछ इश्यूज को फेस करने पड़ते थे पहले, जिसको चेंज करने की कोशिश किया गया है। तो अभी हम देखते हैं जो हमारा न्यू एक्ट है वो कैसे कैसे शुरू हुआ है एंड कहां तक पहुंचे। तो न्यू वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आप लोग देखे होंगे कि 2025 में ये एक्ट बनकर आया, पर इंट्रोडक्शन कब हुआ था? 2024 में। कब? अगस्त 8 2024 को ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया एंड इसके लिए एक जॉइंट कमिटी कंस्टिट्यूट भी किया गया। ठीक है, अगस्त 9 2024 ये केस को पूरी तरीके से दिया जाता है किसके पास? एक जॉइंट कमिटी के पास ये रेफर किया जाता है। अब जॉइंट कमिटी 22 अगस्त 2024 को जॉइंट कमिटी क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक होल्डर्स के साथ एक कंसल्टेशन करते हैं। अब उसके बाद अगस्त 2024 से लेकर पूरा जनवरी 2025 तक वक्फ के जो ये जॉइंट कमिटी है वो पूरे इंडिया के डिफरेंट सिटीज में विजिट करते हैं एंड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। देन उसके बाद 27 जनवरी जॉइंट कमिटी अपना कंसिडरेशन कंप्लीट कर लेते हैं एंड 29 जनवरी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश करते हैं। इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को जनवरी 31 2025 में सबमिट किया जाता है ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास, जो कि फरवरी 13 2025 में दो हाउस के पार्लियामेंट के लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउस के पास पेश किया जाता है। अच्छा, देखते हैं कि इस जो यहाँ पे शुरू होता है आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे रीडिंग वगैरह शुरू होता है, तो अभी हम देखेंगे कि प्रीवियस एक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम था जो नए एक्ट में चेंज करने की कोशिश किया गया है। तो सबसे पहले ये जो एक्ट का नाम चेंज किया गया है, पहले नाम था वक्फ अमेंडमेंट वक्फ एक्ट 1995, चेंज करके लाया गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025। एक्ट का नाम याद रखना आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके साथ साथ देखते हैं कि पावर टू डिटरमाइन द वक्फ प्रॉपर्टी, मतलब कौन कह सकते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी वक्फ के प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो इसके लिए पहले डिक्लेरेशन के थ्रू हो जाता था, यूजर और एंडोमेंट के थ्रू हो जाता था। कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहे ना रहे ऐसा कुछ मैटर नहीं करता था। अब यहाँ पर चेंज ये किया गया कि वक्फ बाय यूजर, इस चीज को रिमूव किया गया। मतलब हमने पढ़ा ना कि बहुत पहले ऐसा होता था, बहुत दिन से अगर कोई भी जगह रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होता था तो वो वक्फ के अंडर आ जाता है। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है एंड बोला जाता है कि अगर डिक्लेरेशन और एंडोमेंट हो, इसी के थ्रू ही सिर्फ प्रॉपर्टी को वक्फ के प्रॉपर्टी अंडर लाया जा सकता है। अब और एक चीज चेंज किया गया है, जो डोनर होंगे, जो वक्फ क्रिएट करेंगे, उसको मुस्लिम होना चाहिए एंड
पिछले 5 साल से वो इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा आदमी होना चाहिए। मतलब अभी कोई भी नॉन मुस्लिम वक्फ के प्रॉपर्टी डेडिकेट नहीं कर सकते। चलो ठीक है। उसके बाद ये होता है कि नेक्स्ट वक्फ एक्ट 1995 में क्या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है? इसके लिए कोई भी क्लियर प्रोविजन नहीं दिया गया था। इसी वजह से जैसे आपने देखा सूरत म्युनिसिपल केस में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी वक्फ की प्रॉपर्टी क्लेम किया जा रहा था। अब इसको क्या चेंज किया? इसमें बताया गया कि मान लो अगर कोई भी प्रॉपर्टी ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, फिर वो और वक्फ नहीं रहेंगे, that will cease to be वक्फ। एंड ओनरशिप डिस्प्यूट कौन रिजॉल्व करेंगे? कलेक्टर। पहले ओनरशिप डिस्प्यूट रिजॉल्व करते थे कौन? ट्राइब्यूनल होता था। अभी करते थे कौन? कलेक्टर करेंगे। एंड वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, वो आती है फॉर्मेशन ऑफ वक्फ। पहले वक्फ बोर्ड के पास ये पावर था कि वो वक्फ के ऊपर इंक्वायरी करे, वक्फ के प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करे। ये प्रोविजन को अभी रिमूव कर दिया गया है 2024 के नए बिल पर। अच्छा, उसके बाद देखो सर्वे ऑफ द वक्फ। सर्वे को लेकर बहुत प्रॉब्लम होता था। सर्वे कौन करते थे? सर्वे करने के लिए एम्पावर्ड जो अथॉरिटी होता था वो था सर्वे कमिश्नर। और अभी चेंज करके ये पावर दिया गया है किसको? कलेक्टर को। एंड कलेक्टर ही जो पेंडिंग सर्वेस हैं वो करेंगे। पर इसके लिए उसको याद रखना है कि स्टेट रेवेन्यू लॉ जो है, मतलब बाकी सारे प्रॉपर्टी जैसे डील होता है, जैसे लॉ से चलते हैं, वैसे लॉ से ही नया अभी जो वक्फ के प्रॉपर्टी है वो डील किया जाएगा। अच्छा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का कॉम्पोजिशन। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में पहले सेंट्रल वक्फ काउंसिल का जो सारे मेंबर हुआ करता था, पहले मुस्लिम हुआ करता था। एंड इनका काम क्या होता था? इनका काम होता था स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट वक्फ बोर्ड को एडवाइस करना, डायरेक्टली कंट्रोल वो नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल के कॉम्पोजिशन में क्या चेंज लाया गया, जिसको लेकर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन खड़ा किया गया था? क्या क्या चेंज किया गया था? बोला गया कि 2 मेंबर जो है वो नॉन मुस्लिम होना चाहिए। नॉन मुस्लिम मेंबर कौन कौन हो सकते हैं? जो एमपीस होंगे, फॉर्मर जजेस होंगे, एमिनेंट पर्सन्स होंगे, जो काउंसिल में अपॉइंट किया जाएगा वो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। मुस्लिम होने की ऐसे जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम हो। और उसके साथ साथ बाकी सारे जो लोग हैं, बाकी सारे लोग मुस्लिम होंगे, इंक्लूडिंग 2 विमेन मेंबर होना चाहिए। ये जगह पे आपको थोड़ा सा गौर करना चाहिए, 2 विमेन मेंबर होना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं और क्या चेंज किया गया। तो देखो ट्राइब्यूनल कॉम्पोजिशन। ट्राइब्यूनल कॉम्पोजिशन में पहले क्या होता था कि स्टेट ऑफिसर होंगे, एक जज होंगे, उसके साथ एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट होंगे। अब क्या होते हैं, इस एमेंडमेंट एक्ट के तहत मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट को रिमूव कर दिया जाता है एंड बोला जाता है कि करंट और फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज एक चेयरमैन की तरह अपॉइंट किया जाएगा। एंड इसके साथ साथ करंट और फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट के वो भी ट्राइब्यूनल में होंगे। अच्छा, अब ऑन ट्राइब्यूनल ऑर्डर, जैसे मैं बार बार बता चुकी हूँ आपको कि ट्राइब्यूनल का डिसीजन जो है वो फाइनल होता है। एंड ट्राइब्यूनल के डिसीजन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, चैलेंज नहीं हो सकते, किसी भी स्पेशल केसेस को छोड़ के, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को छोड़ के। ये बिल जो लाते हैं, ये बिल में बोला जाता है कि भाई ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर है इसमें भी फर्दर चैलेंज हो सकते हैं। चैलेंज कहाँ किया जाएगा? चैलेंज हाई कोर्ट पे किया जा सकता है, पर याद रखना है विद इन 90 डेज हाई कोर्ट पे चैलेंज किया जा सकता है वो ट्राइब्यूनल के कोई भी डिसीजन को। अच्छा, उसके बाद पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर, इस एक्ट के तहत वक्फ प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने में क्या होता था? वक्फ प्रॉपर्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते थे। उनका जो काम होता था वो एडवाइजरी नेचर का होता था, वो एडवाइस कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल, फिर उसके बाद स्टेट वक्फ बोर्ड, इनको रेगुलेट वगैरह कर सकते हैं। पर ओवरसी करना थोड़ा उनका पावर होता था, डायरेक्ट कंट्रोल करना पावर नहीं होता था। अभी क्या चेंज किया गया? अभी चेंज ये किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकते हैं रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन, अकाउंट्स ऑफ वक्फ, पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द वक्फ बोर्ड। इसके साथ साथ ये बिल पे बोला गया कि जो अब से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर रहेंगे जो वक्फ
के प्रॉपर्टी को ऑडिट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किया गया था न्यू बिल पर, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन वगैरह खड़े किए गए। तो हम देखेंगे कौन से मुद्दे पर ऑब्जेक्शन खड़ा किया गया। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो खड़ा किया गया था, वायलेशन ऑफ रिलीजियस राइट्स। जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 26 ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, ये क्या प्रोविजन देते हैं कि राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो यहाँ पर अगर मुस्लिम को ये ऑब्जेक्शन रखा गया कि मुस्लिम को उनके रिलीजियस अफेयर ठीक से मैनेज नहीं करने दिया जा रहा है। ओके, अब उसके बाद बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। तीसरा जो मेन प्रॉब्लम था, वो नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जा रहा है। तो ये तीन उनका मेन ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन रहा, ये तीन मेन ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन रहा। पर इसमें आर्ग्यूमेंट किया गया कि भाई ये जो प्रॉपर्टी को हम रेगुलेट करने जा रहे हैं, या फिर ये जो प्रॉपर्टी को चेंजेस मतलब ये जो बिल पे चेंजेस लाया जा रहा है, वो चेंजेस किसके लिए, ये मुसलमान के ही इंप्रूवमेंट के लिए लाया जा रहा है। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद, ऑब्जेक्शन के बाद फाइनली ये क्या होते हैं, फाइनली इसको पास किया जाता है बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड बिल से ये बन जाते हैं एक्ट आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो हियर वी कैन कंक्लूड आवर टॉपिक लाइक दिस। The bill introduces a lots of changes in the previous one, and it also introduces and it also addresses the long-term issues related to the of properties in India. So this was the topic. ये पूरा टॉपिक हमने बहुत अच्छे से एंड अपोलिटिकली एंड अनबायस्ड वे में समझा कि क्या था क्या नहीं था। होपफुली ये क्लास आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा। आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए तो आप द थ्रोनास के साथ जुड़िए, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड जैसे कि आपको पता है द थ्रोनास यूपीएससी की कोचिंग लेकर आ रहे हैं, एंड साथ आप अपना प्रिपरेशन को सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।